एपिसोड 6-12। तभी राहत और मनिका का भी ध्यान सामने चल रहे एलईडी में ब्रेकिंग न्यूज पर गया, तो वो भी हैरान हो गई। क्योंकि इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज में दिख रहा था कि सहगल इंडस्ट्री के सीईओ की दूसरी बीवी मिस्टर माया सहगल जी, जिनको मर्डर के इल्जाम में पकड़ा गया था और आज उन्हें लेकर कोर्ट जाया जा रहा था। अचानक ही बीच में वो वैन लेकर भागने लगी। तभी एकदम से उस वैन में आग लग गई और वो वैन ब्लास्ट हो गई। वही उस वैन में माया सहगल की बेटी काव्या सहगल, रीमा सहगल और उनकी बेटी निकिता सहगल, ये लोग भी थे। उम्मीद यही किया जा रहा है कि वो चारों ही उस ब्लास्ट में मर गए हैं, क्योंकि उस वैन का ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास के चीज भी उड़ गई थी। इसलिए कह पाना मुश्किल होगा कि वो लोग बचे हों। ये न्यूज सुनते ही सभी आंखें फाड़े एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी सरिता जी बोली, ये माया तो बहुत ही चालाक निकली। क्या जरूरत थी वैन लेकर जाने की, चालाकी कर रही थी और देखो क्या मिला उसे। मौत नसीब हो गई, साथ में अपनी बेटी और अपनी देवरानी और उनकी बेटी को भी खत्म कर दी। चाहती तो सब कुछ सही हो सकता था, लेकिन नहीं, माया के अंदर इतना लालच भरा हुआ था कि उसे सब कुछ अपने हाथ में चाहिए था। आज देखो, इस लालच का नतीजा क्या हुआ। वो अपनी भी जान दे बैठी और साथ में अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाए। मिस्टर रावत सरिता जी की तरफ देखकर बोले, ये लालच चीज ही ऐसी होती है कि लोगों को अंधा कर देती है। उनके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, जैसा कि माया जी के साथ हुआ था। सरिता जी अपना सिर हिला दी। फिर एक नज़र काव्या और मनिका की तरफ देखकर बोली, और मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कि मैं इतनी अच्छी बहू को छोड़कर उनकी लालची बेटी के चक्कर में पड़ी थी। अच्छा हुआ कि समय रहते सच्चाई सामने आ गई, वरना शायद मैं उन लोगों के चक्कर में अपनी दो अच्छी बहू को खो देती। ये कहते हुए सरिता जी एक बार फिर से अपने नज़र झुका ली। तभी राहत और मनिका उनके पास बैठे और राहत तुरंत बोली, मम्मी जी आप बार बार एक ही बात क्यों बोलते हैं। अब वो सब छोड़िए, आप भूल जाए उन चीज़ों को। अब तो हम साथ में हैं ना, और हम साथ में खुश भी हैं, तो उन बुरे पलों को क्यों याद करना। सरिता जी तुरंत दोनों को ही गले से लगा ली। उन्हें ऐसे देख सभी मुस्कुरा रहे थे। दादाजी और दादी जी को भी मन ही मन खुशी हो रही थी कि उन्हें कितनी अच्छी पोता बहू मिली है। साथ में उन्हें ये भी लग रहा था कि अब उनकी बहू भी सुधर गई है। वहां सभी बहुत खुश थे। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद राहत की जब सुबह आंखें खुली, तो उसकी नजरें सीधे वॉल क्लॉक पर गई, जहां सुबह के 8:00 बज रहे थे। ये देख रहा वो जल्दी से बेड पर से उठने लगी। वो हड़बड़ी में वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि एकदम से उसका पैर फिसल गया और गिरने के डर से वो चीख पड़ी। पर इससे पहले कि वो नीचे गिरती, किसी की मजबूत बाजुओं ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। राहत, जिसने डर से अपनी आंखों को बंद कर लिया था। तभी मोक्ष की घबराई हुई आवाज राहत के कानों में गई, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, जाने मन। अभी तुम गिर जाती, तो तुम्हें चोट लग जाता और साथ में हमारे बच्चे को भी कुछ हो जाता। वहीं राहत, जो कि खुद डरी हुई थी, उसके हाथ अपने आप ही अपने पेट पर चले गए थे। राहत मोक्ष की बात सुनकर धीरे से खड़ी हुई और धीमी आवाज में बोली, सॉरी, वो मैं देखी कि कितना लेट हो गया, इसलिए मैं। तभी मोक्ष उसे अपने गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। ये देखकर राहत बोली, क्या कर रहे हैं आप, मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है। तभी मोक्ष फोन लिया और उसमें कैलेंडर ओपन कर राहत की तरफ दिखाते हुए बोला, देखो आज क्या दिन है। राहत जैसे ही फोन की तरफ देखी, तो वो बुरी तरह से चौंक गई और एकदम से उसके मुंह से निकला, ओ शीट, आज तो संडे है। मुझे लगा कि मुझे कॉलेज जाना है और ऑफिस भी, इसलिए मैं हड़बड़ी कर रही थी। मोक्ष धीरे से राहत के सिर पर चपत लगाया और बोला, मेरी बेवकूफ जाने मन, कभी तो अपने इस छोटे से दिमाग का यूज कर लिया करो। मोक्ष की बात पर राहत उसके सीने पर मारते हुए बोली, खबरदार, जो मेरे दिमाग को छोटा कहा तो। मोक्ष हंसते हुए बोला, अरे छोटे दिमाग को छोटा ना कहूं तो और क्या कहूं। राहत अपने हाथ को पेट पर रखी और दूसरे हाथ से मोक्ष को मारने लगी। तभी मोक्ष उसे पकड़ लिया और बोला, अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं कहूंगा कि तुम्हारे पास छोटा दिमाग है। तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा दिमाग है, क्योंकि अब मेरा बेबी जो तुम्हारे पास है। ये कहते हुए मोक्ष एक बार फिर मुस्कुरा दिया। वही राहत उसे घूर कर देखने लगी। तभी मोक्ष पॉकेट में से चॉकलेट निकाला और राहत की तरह बहाते हुए बोला, अब तो माफ कर दो। राहत झट से मोक्ष के हाथ से चॉकलेट को ले ली और उसकी तरफ देख मुंह बनाते हुए बोली, सोच कर बताऊंगी कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। राहत, जो कि अभी 3 मंथ प्रेग्नेंट थी और स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी में बहुत केयर किया जाता है।
इसलिए मोक्ष किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं चाहता था। वो पूरे टाइम राहत के साथ ही रहता था। यहाँ तक कि उसने तो राहत के साथ वाला प्रोजेक्ट भी ले लिया था, जिस कारण दोनों एक ही ऑफिस में बैठकर काम करते थे। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। वहीं दूसरी तरफ मनिका रूम से बाहर निकली तो उसका पेट हल्का हल्का फूला हुआ था। वही सरिता जी जैसे ही मनिका को किचन की तरफ जाते देखी तो तुरंत रोकते हुए बोली, मनिका बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? मनिका सरिता जी की बात सुनकर बोली, वो मम्मी जी, मैं सोची थी कि आज नाश्ता मैं खुद बनाऊं। सरिता जी आंखें दिखाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम इस कंडीशन में किचन में जाओगे? तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट बोला है। मनिका, जो कि इस वक्त 5 मंथ प्रेग्नेंट थी और उसका बेबी बम्प भी हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। मनिका के बच्चे में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थे, जिस कारण डॉक्टर उसे बेड रेस्ट बोला था और सरिता जी अपने दोनों बहू को किचन में बिल्कुल भी नहीं आने दे रही थी। उन्होंने तो मनिका का कॉलेज भी जाना बंद कर दिया था, क्योंकि वो बच्चे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मनिका भी बात मान गई थी, क्योंकि उसे भी ये बात सही लग रही थी। कार्तिक भी ज्यादातर कॉलेज का काम घर से ही करता था। जब जरूरी होता था तभी वो कॉलेज जाता था। वो भी मनिका की केयर करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटा था। तभी कार्तिक सीढ़ियों से आता हुआ बोला, मॉम, मैं बार बार बीवी से कहते कहते थक गया हूँ, पर ये सुनती नहीं है। ये कहते हुए कार्तिक तुरंत मनिका की तरफ बढ़ा और अगले ही पल उसे अपने गोद में उठा लिया। ये देखकर मनिका की आंखें बड़ी हो गई। वो एक नज़र सरिता जी की तरफ देखी, जो मुस्कुरा रही थी। फिर वो कार्तिक से बोली, बेटा, अब तुम्हें ही इसे समझना होगा। कार्तिक बोला, डोंट वरी मॉम, अब मैं अपनी बीवी को अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। मनिका धीरे से बोली, मम्मी जी है। तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे मिस्टर रावत पर गई, तो वो चौंक गई और बोली, मैंने कहा, नीचे उतारो, पापा जी भी आ रहे हैं। सब क्या सोचेंगे? कार्तिक अपने कंधे उचकाकर बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या सोचते हैं। ये कहते हुए वो मनिका को लेकर रूम की तरफ बढ़ गया। तभी सरिता जी बोली, बेटा, नाश्ता बनते ही मैं रूम में नाश्ता भिजवा दूंगी तुम दोनों का। कार्तिक जाते हुए बोला, ओक मॉम। वही मोक्ष सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया और बोला, मॉम, मैं ब्रेकफास्ट के लिए आया था। तभी सरिता जी बोली, अपनी जाने मन के लिए? मोक्ष बोला, येस मॉम। सरिता जी बोली, बेटा, आप रूम में चलो, मैं अभी सर्वेंट के हाथों ब्रेकफास्ट भिजवा दूंगी। मोक्ष बस अपना सिर हिला दिया। वही राहत रूम में बैठी बड़बड़ रही थी। ये इंसान मुझे एक पल भी चैन से रहने नहीं दे रहा है। ना जाने खुद को क्या समझते हैं। मैं बेड से नीचे पैर तक नहीं रख सकती। बेबी क्या आ गया, इन्हें तो सिर्फ हर वक्त बच्चे की पड़ी है। अब इन्हें कोई मुझसे प्यार नहीं है। मोक्ष रूम में आया तो अपनी जाने मन को इस तरह से बड़बड़ाते देखा तो हल्का मुस्कुराया। फिर तुरंत उसके पास आकर बैठ गया और बोला, कर ली शिकायत, या अभी और कुछ बाकी रह गया है? मोक्ष की बात सुन राहत उसकी तरफ गुस्से से देखी और बोली, आप पहले से ही बुरे थे और अब और भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। अब मैं क्या एक रूम में कैद रहूंगी? मोक्ष उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं 2 सेकंड के लिए भी तुमसे अलग होता हूँ तो तुम कुछ ना कुछ कांड कर बैठती हो। अगर अभी मैं नहीं आता तो अब तक तुम गिर गई होती ना। मोक्ष की बात सुनकर राहत मुंह बनाकर चेहरा दूसरी तरफ घुमा ली। तभी मोक्ष उसे पकड़कर अपनी तरफ किया और बोला, देखो, मैं ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम हो, जिससे हमारे बच्चे और मेरी प्यारी सी वाइफी को कुछ हो। ये कहते हुए मोक्ष धीरे से राहत के फूले हुए गाल को चूम लिया। राहत, जो कि पहले से हल्की मोटी हो गई थी और उसके गाल भी चबी हो गए थे, ऐसे में वो और भी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। मोक्ष का तो मन करता था कि वो अपने बीवी के चबी गालों को काट कर खा जाए। राहत मोक्ष को दूर झटकते हुए बोली, मुझे परेशान मत करिए, समझे आप? हर वक्त मुझे परेशान करते रहते हैं। मुझे भूख लगी है। आप ब्रेकफास्ट लेने गए थे ना, तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट क्यों नहीं लेकर आए? जाकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आइए। तभी मोक्ष बोला, ओह जाने मन, आ रहा है ना ब्रेकफास्ट। अभी मोक्ष इतना ही बोला था कि तभी उसके रूम के दूर पर नॉक की आवाज आई। मोक्ष इशारा करते हुए बोला, लो आ गया तुम्हारा ब्रेकफास्ट। ये सुनते ही राहत की आंखों में चमक आ गई। वो खुश होकर बोली, जल्दी से लाइए, मुझे बहुत तगड़ी वाली भूख लगी है। मोक्ष ने दूर ओपन किया तो वहां पर सर्वेंट फूड ट्रॉली लिए खड़ी थी।
राहत के लिए ब्रेकफास्ट निकाल कर उसके पास गया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। राहत भी किसी छोटे बच्चे की तरह मजे लेकर खा रही थी। मोक्ष बस अपनी मासूम बीवी को प्यार से देख रहा था। उसे इस वक्त राहत पर बहुत प्यार आ रहा था। वहीं सबसे अलग राहत बस खाए जा रही थी। इन कुछ दिनों में उसे कुछ ज्यादा ही भूख लगने लगी थी। वैसे भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर पर एक लेडी को बहुत भूख लगती है। वही कार्तिक भी मनिका को अपने हाथों से खिला रहा था। सरिता जी ब्रेकफास्ट करके उठी और वो सबसे पहले राहत के रूम में गई। जब देखी कि मोक्ष राहत को अपने हाथों से खिला रहा है, तो वो मुस्कुरा दी। वो धीरे से दूर से ही उन दोनों की नजर उतारी और मन में बोली, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को, हमेशा इसी तरह तुम दोनों का प्यार बना रहे। ये कहते हुए वो कार्तिक और मनिका के रूम की तरफ गई, तो वहां भी उन्होंने देखा कि कार्तिक मनिका को खिला रहा है। वो मुस्कुरा उठी और मन ही मन मनाने लगी कि भगवान हमारे दोनों बच्चों की खुशियां बनी रहे, किसी की नजर ना लगे। तभी एकदम से एक काली बिल्ली उनकी तरफ छलांग लगाए, जिससे सरिता जी की चीख निकल गई। वो डर से पीछे की तरफ गिर गई। वहीं जैसे ही कार्तिक सरिता जी के चीखने की आवाज सुना, वो जल्दी से रूम से बाहर आ गया। वहीं मनिका भी रूम से बाहर आई, तो उन्हें सरिता जी जमीन पर गिरे दिखे। वो तुरंत सरिता जी के पास गया और बोला, मॉम, क्या हुआ? आप नीचे कैसे गिर गए? सरिता जी खुद हैरान थी। वो हड़बड़ाते हुए बोली, बेटा, वो अभी मुझे जैसे कोई काली बिल्ली दिखी। कार्तिक इधर उधर देखा, तो उसे वहां आसपास कोई भी बिल्ली नहीं दिखाई दी। वो बोला, मॉम, यहाँ तो कोई भी ले नहीं है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। सरिता जी भी किसी तरह उठी और चारों तरफ देखने लगी, तो सच में उन्हें वो बिल्ली नहीं दिखाई दे रही थी। पर वो हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने तो खुद देखा था काली बिल्ली को, फिर ये क्या हो रहा है उनके साथ। वो हड़बड़ाते हुए खड़ी हुई और जाने लगी, तो उनका सिर चकरा गया। कार्तिक ये देखकर बोला, मॉम, लगता है आजकल आप कुछ ज्यादा ही टेंशन लेने लगे हो। चलो, मैं आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। ये कहते हुए कार्तिक सरिता जी को लेकर रूम तक गया। मनिका भी उनके पीछे पीछे आ गई। वो बहुत घबराई हुई थी। वो सरिता जी के पास आकर बोली, मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? क्या आप खाना ढंग से नहीं खा रही हैं या फिर कहीं आपकी बीपी लो तो नहीं हो गई है? सरिता जी बोली, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं कि अचानक से क्या हो गया। शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुआ होगा और तुम क्यों आई। जाओ, आराम करो। तभी सरिता जी की नज़र उनके रूम के दूर पर गई, तो राहत और मोक्ष भी गए थे। वो दोनों भी घबराए हुए अंदर आ गए थे। राहत तुरंत सरिता जी के पास आकर बोली, आप कैसी है, मम्मी जी? आपको चोट तो नहीं लगी? आप खाना पीना क्यों ढंग से नहीं खा रही है? हम लोगों के चक्कर में आप अपना ध्यान देना ही बंद कर दिए हैं। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सरिता जी को डांट रही थी। सरिता जी मुस्कुरा दी और बोली, जब तक तुम दोनों हो, तो भला मुझे कुछ हो सकता है? लगता है मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इस कारण ऐसा हुआ। तभी राहत आगे बोली, आप अपना ध्यान नहीं रखते, अब मुझे ही आपका ध्यान रखना होगा। तभी सरिता जी हंसते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम लोग अपना ध्यान रखोगे, तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी। कुछ देर तक इसी तरह बातें होती रही और फिर सरिता जी को मिस्टर रावत दवा दिए और सो गई। मोक्ष और राहत अपने कमरे में आ गए थे और मनिका और कार्तिक भी अपने रूम में चले गए थे। मोक्ष ने राहत को ब्रेकफास्ट के बाद दवा दे दी थी, जिससे राहत थोड़ी देर में सो गई थी। वहीं मनिका भी दवा खाकर सो रही थी। राहत, जो कि गहरी नींद में थी, अचानक से नींद में ही वो कांपने लगी। उसका सिर इधर उधर जा रहा था और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई थी। वो बुरी तरह से हाफ रही थी। एकदम से एक तेज चीख के साथ राहत उठकर बैठ गई। मोक्ष, जो कि वहीं सोफे पर बैठा अपना ऑफिस का काम कर रहा था, वो जैसे ही राहत को ऐसे चिखते हुए देखा, तो घबरा गया और तुरंत उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, जाने मन? तुम इस तरह से क्यों चीखी? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? राहत डर से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो एकदम से मोक्ष के सीने से लगी और बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा लगा जैसे कोई काली परछाई हमारी तरफ बढ़ रही है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट पर वार किया और मेरा बच्चा
ये कहते हुए राहत फूटकर रोने लगी। मोक्ष ने राहत को अपनी बाहों में समेट लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। राहत बहुत डरी हुई थी और मोक्ष उसे समझा रहा था। कुछ देर बाद राहत तो वापस से गहरी नींद में चली गई। मोक्ष ने उसे धीरे से बेड पर लेटा दिया। वो बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। सोते हुए भी राहत के चेहरे पर एक डर के भाव थे। शाम के करीब 6:00 बजे आसमान में काले बादल छा गए थे और बिजली तेज से कड़क रही थी। सभी हाल में बैठे हुए थे। इस वक्त राहत और मनिका भी बैठे थे। मौसम अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गया था और हवाएं बहुत तेज चल रही थी। सरिता जी ने सर्वेंट से कहकर पूरे हॉल की खिड़कियां बंद करवा रही थी। तभी एकदम से सामने का दूर ओपन हुआ और एक लड़की घर के अंदर आई। उस लड़की को देखते ही सभी चौंक गए थे। किसी अनजान लड़की को देखकर सभी चौंक गए। वो लड़की जैसे ही अपने कदम मेंशन के अंदर रखी, एकदम से चारों तरफ अंधेरा छा गया। सारी लाइट ऑफ हो गई और एक झटके में सारे हॉल के विंडो ओपन हो गए और तेज हवा के लगते ही हॉल की लाइट चली गई। सभी अपनी आंखों पर हाथ रख देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। वही वो लड़की धीरे धीरे अपने कदम मेंशन के अंदर रखते जा रही थी। मिस्टर रावत चिल्लाकर बोले, सर्वेंट चेक करो, लाइट को क्या हो गया है? अचानक से लाइट क्यों चली गई? एक सर्वेंट की आवाज आई, सर, ब्लास्ट हो गया है। तभी मोक्ष तेज आवाज में बोला, तो जनरेटर ऑन करो। तभी वो सर्वेंट डरी हुई आवाज में बोला, सॉरी सर, पर जनरेटर में अभी तेल नहीं है। मोक्ष गुस्से से तिलमिला उठा था। अगले ही पल वो जल्दी से राहत को पकड़कर अपनी बाहों में समेट लिया। राहत, जो इस वक्त पूरी तरह से डर गई थी और डर से कांपने लगी थी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। उसे इतना डरा हुआ देख मोक्ष धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, शांत जाने मन, कुछ नहीं हुआ है। सब ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। राहत ने कसकर मोक्ष के शर्ट को पकड़ लिया और तेज तेज सांस लेने लगी। वही मनिका का भी ऐसा ही हाल था। वो भी घबराई हुई थी और कार्तिक उसे अपने बाहों में लिए खड़ा था। सभी चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे, पर अंधेरा होने के कारण किसी को भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सरिता जी सर्वेंट को आवाज लगाते हुए बोली, कैंडल लेकर आओ। अगले ही पल दो सर्वेंट कैंडल लेकर आए और जैसे ही कैंडल को जलाया गया, एकदम से सबकी नजरें दूर पर गई। वहां एक परछाई देखी। उस परछाई को देख सभी चिल्लाते हुए बोले, कौन है वहां? तभी छन छन की आवाज के साथ एक लड़की अंदर आने लगी। सरिता जी कैंडल से सामने की तरफ देखने की कोशिश करने लगी। बाकी सभी कैंडल लिए सामने की तरफ देख रहे थे। वही मोक्ष, जिसे अंधेरे में भी सब कुछ दिखता था, ना जाने क्यों उस लड़की को देखकर एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। वही वो लड़की, जिसने इस वक्त ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था, उसके पैरों में पायल था। वो जब जब चलती, तो उसके पायल की आवाज हाल में गूंजने लगती। लड़की चलते हुए सरिता जी के पास आए और अगले ही पल उनके पैर छूकर बोली, हेलो आंटी, कैसी हैं आप? सरिता जी अपने हाथ में पके कैंडल से उस लड़की के चेहरे की तरफ देखी और सोचने लगी कि आखिर ये लड़की है कौन। वो तुरंत पूछ ली, कौन हो तुम? वो लड़की कुछ बोलती कि तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, सरिता, अब तू क्या हम दोनों को भूल गई? इस आवाज को सुनते ही सरिता जी कैंडल सामने की तरफ की। तभी सामने से एक मिडिल एज की औरत अंदर की तरफ बने लगी। तभी अगले ही पल एकदम से लाइट आ गई और चारों तरफ रोशनी फैल गई। अचानक से रोशनी होने से सभी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पर अगले ही पल अपनी आंखें खोल सभी सामने खड़े उन दोनों शख्स की तरफ देखने लगे, जहां पर एक मिडिल एज की औरत और उसके साथ एक लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र यही कोई 25 या 26 साल की लग रही थी। उस मिडिल एज की औरत को देखकर सरिता जी की आंखों में चमक और होठों पर स्माइल आ गई। वो तुरंत आगे बढ़ी और उस मिडिल एज की औरत को गले लगाते हुए बोली, मीनाक्षी, तू आज यहाँ मेरे घर अचानक से कैसे? अपने दोस्त की याद आ गई तुझे? सामने खड़ी मिडिल एज की औरत सरिता जी के गले लग गई। ये औरत कोई और नहीं, सरिता जी की बचपन की दोस्त थी। आज सालों बाद सरिता जी अपने दोस्त से मिल रही थी। मीनाक्षी जी के भी चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। उन्हें भी सरिता जी से मिलकर एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। मीनाक्षी जी सरिता जी से अलग हुई और बोली, अब तू तो मुझे याद नहीं करती, इसलिए मैं सोची कि मैं ही चलकर तुझसे मिल लेती हूँ। सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा लगा कि तू आ गई और ये लड़की।
तभी मीनाक्षी जी सरिता जी से थोड़ी नाराजगी से बोली, सरिता, ये गलत बात है। तू अब मेरी बेटी को नहीं पहचानती। ये रोशनी है, मेरी बेटी। रोशनी इतनी बड़ी हो गई है। सच में, बहुत ही प्यारी बच्ची है ये। सामने खड़ी लड़की, जिसका नाम रोशनी था, वो मुस्कुराते हुए सरिता जी के गले लग गई। वही राहत जब उस लड़की का नाम रोशनी सुनी, तो धीरे से मोक्ष के कान में बुदबुदाई, नाम रोशनी है, पर घर के अंदर प्रवेश करते ही चारों तरफ अंधेरा कर गई। मुझे ये लड़की ठीक नहीं लग रही। मोक्ष राहत की पीठ को सहलाते हुए बोला, जाने मन, ज्यादा मत सोचो। मैंने कहा ना, मैं हूं और जो भी होगी, पता चल जाएगा। राहत उसे घूरते हुए बोली, हाँ, हाँ, मुझे पता है। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं कि मैं इन सब के बारे में सोचती रहूं, समझे मिस्टर। मोक्ष घूर कर राहत की तरफ देखा, फिर अपना सिर झटक लिया, जैसे मानो कह रहा हो, कुछ नहीं हो सकता इनका। तभी रोशनी मोक्ष की तरह बढ़ी और बोली, हेलो, मोक्ष, कैसे हो? मोक्ष को थोड़ा अजीब लगा। वही राहत भी रोशनी को घूर कर देखने लगी। रोशनी मोक्ष के गले लगने वाली थी कि तभी राहत मोक्ष को कसकर पकड़ ली और रोशनी की तरफ देखते हुए बोली, हेलो रोशनी, क्या मुझसे नहीं मिलोगी? मैं मोक्ष की वाइफ, मिसेज राहत मोक्ष रावत। राहत की बात सुनते ही रोशनी की आंखों में कुछ आकर गुजर गया। अगली ही पल, वो होठों पर स्माइल लिए बोली, हेलो, कैसी हो तुम? मुझे नहीं पता था कि मोक्ष की शादी हो गई। मोक्ष रोशनी की तरह बिना देखे अपनी सर्द आवाज में बोला, अब पता चल गया ना? तभी सरिता जी रोशनी के पास आए और बोली, अरे बेटा, वो क्या है ना, मोक्ष ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। अब उसे लड़की पसंद थी, तो हमने शादी कर दी। तभी रोशनी सरिता जी की तरफ देखते हुए बोली, पर इतनी भी क्या जल्दी थी, कुछ दिन रुक जाते। रोशनी की आवाज सुन एक बार फिर सभी उसकी तरफ देखने लगे। रोशनी बोली, मतलब, मैं भी आ जाती शादी में, थोड़ा एंजॉय कर लेती। ये सुन सब मुस्कुराते हैं। वही मीनाक्षी जी बोली, वो क्या है ना, मेरी बेटी किसी की शादी में गई नहीं है, इसलिए उसे बहुत शौक है लोगों की शादियां देखने का। तभी राहत एक बार फिर मोक्ष के कान में धीरे से बोली, इतना ही शौक है शादी देखने का, तो खुद शादी कर लेना और खुद की शादी को देख लेगी वीडियो रिकॉर्डिंग में। मोक्ष ने उसे घूर कर देखा, तो राहत बस अपने दांत दिखा दी। सरिता जी ने मीनाक्षी जी और रोशनी को सोफे पर बैठने के लिए बोली। रोशनी सोफे पर बैठने के बजाय अभी भी मोक्ष को देख रही थी। वही मोक्ष राहत का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। ये देखकर रोशनी बोली, मोक्ष, कहाँ जा रहे हो तुम? रोशनी की बात सुनकर मोक्ष के बजाय राहत गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखी और थोड़ी सख्त आवाज में बोली, अपने रूम में जा रहे हैं, तुम भी आओगी क्या? ये सुनकर सभी लोग रोशनी को देखने लगे। रोशनी हिचकिचाते हुए बोली, अरे नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगी। आई एम सॉरी। ये कह वो मासूम सा चेहरा बना ली। तभी सरिता जी बोली, अरे रोशनी बेटा, वो राहत प्रेग्नेंट है ना, तो वह ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। उसके पैरों में सूजन होने लगता है, इसलिए मोक्ष उसे लेकर रूम में जा रहा है। रोशनी जब ये सुनी कि राहत प्रेग्नेंट है, तो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसके चेहरे के भाव एक पल के लिए बदले, पर अगले ही पल होठों पर मुस्कुराहट लिए वह राहत को देखकर बोली, ओ वाव, इट्स अ ग्रेट न्यूज, कंग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। राहत जो कि बड़े ही ध्यान से रोशनी के चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन को देख रही थी, वह रोशनी की बात सुनकर होठों पर जबरदस्ती का मुस्कुराहट लेकर बोली, थैंक यू। अभी राहत इतना ही बोली थी कि अगले ही पल मोक्ष एक झटके में राहत को अपने गोद में उठा लिया। राहत थोड़ा चौंक गई, पर अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथों को मोक्ष के गले में लपेट दिए। मोक्ष मुस्कुराते हुए राहत के साथ वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं रोशनी उन्हें जाते हुए देख रही थी। बाकी सब उन दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे। कार्तिक भी मौके का फायदा उठाकर मनिका को अपने गोद में उठाकर वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। मीनाक्षी जी यह सब कुछ देखकर सरिता जी से मुस्कुराते हुए बोली, सरिता, तुम्हारे तो दोनों बेटे अपनी बीवी की सेवा इस तरह कर रहे हैं, जैसे कोई जोरू का गुलाम हो। सरिता जी मीनाक्षी जी से बोली, ये तू क्या बोल रही है मीनाक्षी? तुझे पता है ना वह दोनों प्रेग्नेंट हैं और ऐसे में अगर मेरे दोनों बेटे उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन ध्यान रखेगा? खैर, वह सब छोड़ो, तू बता तू कैसी है? मीनाक्षी जी मुस्कुराई और बोली, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, पर मैं तुझसे थोड़ी नाराज हूँ। सरिता जी यह सुनकर बोली, क्यों? तू मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे नाराज हो गई? मीनाक्षी जी बोली, तूने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी, एक बार भी तुझे अपने दोस्त की याद नहीं आई।
तू सच में मुझे पूरी तरह से भूल गई थी ना कि तेरी एक दोस्त भी है जो तुझे बहुत याद करती है। इसीलिए तो तूने मुझे अपने दोनों बेटे की शादी में मुझे नहीं बुलाया। सरिता जी बोली, अरे यार, ये सब इतना जल्दबाजी में हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। सच कहूं तो मैं खुद भी उन दोनों की शादी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाई हूं। पर कोई बात नहीं, जब हमारे पोता पोती इस दुनिया में आएंगे तो मैं एक बड़ी सी पार्टी दूंगी और तुझे सबसे पहले इनवाइट करूंगी। मीनाक्षी जी बोली, अगर इस बार नहीं इनवाइट की तो मैं खुद से आ जाऊंगी। ये सुन सरिता जी हंस दी। मीनाक्षी जी भी हंसने लगी। वहीं रोशनी के चेहरे पर अजीब से भाव थे। वह एकदम से सरिता जी के पास जाकर बोली, आंटी जी एक बात बोलूं? सरिता जी बोली, हाँ बोलो बेटा, क्या बात तुम्हें कहनी है? तुम खुलकर बताओ बेटा, मैं नाराज नहीं होगी। रोशनी मासूमियत भरी आवाज के साथ बोली, शायद आप भूल गई कि मेरी और मोक्ष की शादी आपने बचपन में ही तय कर दी थी। फिर आप ऐसे कैसे मोक्ष की शादी किसी और से होने दे सकती थी? रोशनी की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। दादाजी, दादी जी, मिस्टर रावत और सरिता जी चारों लोग आंखें फाड़े रोशनी की तरफ देख रहे थे। मीनाक्षी जी खुद हैरान थीं अपनी बेटी की बात सुनकर। तभी सरिता जी कुछ बोलती उससे पहले रोशनी बोली, नहीं आंटी जी, आपने गलत किया। मैं नहीं मानती इस शादी को। मोक्ष के साथ मेरी शादी होने वाली थी, पर आपने मोक्ष की शादी किसी और से कर दी। क्या आप अपने वादे से मुकर गई थी या फिर आप सच में मेरी मॉम और मुझे भूल गई थी? इसलिए आपने ऐसा किया। सरिता जी थोड़ा सा हिचकिचाई और फिर बोली, रोशनी बेटा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ने शादी कर ली। आजकल तो बच्चे खुद से ही पसंद करके शादियां कर लेते हैं ना। ऐसे में हम उनके साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, वरना वो कभी खुश नहीं रह सकते। आखिर जिंदगी उन्हें बितानी है तो पसंद भी तो उनकी होनी चाहिए ना बेटा। मीनाक्षी जी अपनी बेटी रोशनी की तरफ देखकर थोड़े गुस्से से बोली, रोशनी, यह क्या हरकत है बेटा? माना कि तुम्हारी शादी पहले मोक्ष से तय हुई थी, पर अब मोक्ष की शादी राहत से हो चुकी है और वो बहुत अच्छी बच्ची है। मुझसे तो तुम ये फालतू की बातें मत करो। वैसे भी जब तुम दोनों की शादी फिक्स हुई थी उस वक्त तुम दोनों बहुत छोटे थे। तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं था और अब तुम दोनों काफी बड़े और समझदार हो चुके हो। इसलिए तुम दोनों अपने अपने पसंद के से शादी कर सकते हो। मोक्ष ने भी अपने पसंद से शादी कर ली है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब तुम इस टॉपिक पर कोई भी बहस नहीं करोगी। तभी सरिता जी मीनाक्षी जी की तरफ देखकर बोली, अरे कोई बात नहीं यार, गुस्सा मत कर, अभी बच्ची है वो। इस तरह से उसे क्यों डांट रही है? वो समझ जाएगी और वैसे भी वो भी बहुत प्यारी बच्ची है। अगर मोक्ष राहत से शादी नहीं करता तो मैं पक्का रोशनी से उसकी शादी करा देती, लेकिन अब वो दोनों साथ में खुश है और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। पर रोशनी बेटा, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हारे लिए मोक्ष से भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। है ना रोशनी बेटा? ये कहते हुए सरिता जी ने प्यार से रोशनी के हाथ पर अपना हाथ रखा। तभी रोशनी एकदम से सरिता जी के हाथ को झटक दी और एकदम से खड़ी होकर सरिता जी की तरफ देख गुस्से से कुछ बोली, जिसे सुन सब शॉक्ड हो गए। सरिता जी की बात सुनकर रोशनी तुरंत बोली, सॉरी आंटी, बट मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लिए पहले से ही किसी को ढूंढ लिया है, जो मेरा सोलमेट होगा। रोशनी के इस तरह एकदम से बोलने पर सभी शॉक्ड हो गए थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रोशनी ऐसा कुछ भी बोल सकती है। वहीं मीनाक्षी जी भी आज अपनी बेटी को कुछ अलग तरीके से महसूस कर रहे थे। उनकी बेटी थोड़ी बदली हुई लग रही थी। कोई कुछ बोलता, उससे पहले ही मीनाक्षी जी बोली, रोशनी बेटा, तुमने मुझे तो कभी नहीं बताया कि तुमने अपने लिए किसी को ढूंढ लिया है। वैसे कौन है वो इंसान जिसे तुमने अपने लिए चुना है? मुझे भी तो पता चले। अपनी मॉम की बात सुनकर रोशनी तुरंत बोली, मॉम, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। बस मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि वो इंसान जो कोई भी है, उसे आप बहुत अच्छी तरह से जानती है। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी पसंद पर नाज होगा। आप काफी प्राउड फील करोगे कि आपकी बेटी ने किसे पसंद किया है। इतना अच्छा दामाद है वो। ये कहते हुए रोशनी के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी और आंखों में एक अलग ही चमक। मीनाक्षी जी एक पल के लिए अपनी बेटी के अंदाज को देख चौंक गई थी, पर अगले ही पल होठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लिए बोली, ये तो अच्छी बात है, यानी कि तुमने कोई अच्छा ही लड़का ढूंढा होगा, तो अब उसका नाम भी बता दो। रोशनी मना करने लगी तो मीनाक्षी जी को थोड़ा गुस्सा आने लगा। ये देखकर सरिता जी बोली,
मीनाक्षी, ये क्या कर रही है तू? रोशनी बोल रही है ना कि उसने अच्छे लड़के को ही अपने लिए पसंद किया है। तू भी जब उस लड़के से मिलेगी तो खुश हो जाएगी। क्यों अपनी बेटी से बहस कर रही है? अब ज्यादा कुछ मत बोल। मुझे तो ये जानकर खुशी हो रही है कि रोशनी ने खुद से अपने लिए लाइफ पार्टनर पसंद कर लिया है और अब तू कुछ भी नहीं पूछेगी। मीनाक्षी जी अभी भी पूछना चाह रही थी, लेकिन सरिता जी के फोर्स करने पर वो चुप रह गई। तभी सरिता जी एक सर्वेंट को बुलाए और ऑर्डर देते हुए बोली, जल्दी से गेस्ट रूम अच्छे से रेडी कर दो। मेरी दोस्त और उसकी बेटी वही ठहरेंगे। वो सर्वेंट वहां से चला गया। कुछ देर बाद सरिता जी मीनाक्षी जी और रोशनी को लेकर गेस्ट रूम की तरफ गई। रोशनी गेस्ट रूम की तरफ जा रही थी, पर उसकी नजरें किसी और रूम की तरफ टिकी हुई थी। वो रूम किसी और का नहीं, मोक्ष का था, जिसे वो बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। उसकी आंखों में अलग से चमक दिखाई दे रही थी और होठों पर मुस्कुराहट, जैसे कुछ बड़ा उसके दिमाग में चल रहा हो। वही मोक्ष राहत को लेकर रूम में आया और उसे धीरे से बेड पर बिठा दिया। वो जैसे ही जाने लगा कि तभी राहत ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मोक्ष लगभग राहत के ऊपर गिरने वाला था, पर उसने बेड पर अपने हाथ रख खुद को संभाल लिया और हैरानी से राहत की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या हरकत है? जाने मन, अभी तुम्हें चोट लग जाती तो और हमारे बच्चे को कुछ हो जाता, तो फिर क्या करती तुम? मोक्ष की बात सुनकर राहत उसे घूरते हुए बोली, खबरदार, जो उल्टा सीधा बोले तुम और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मुझे पता है, वो बहुत स्ट्रांग है। और हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मोक्ष ये सुनकर बोला, वो मैं तो। कुछ सोचकर मोक्ष की आंखों में चमक आ गई और अगले ही पल वो राहत की तरफ देखकर बोला, मैं सोच रहा था कि नीचे जाकर रोशनी से मिल लूं। वो क्या है ना, बचपन के बाद अब जाकर मिल रहा हूं मैं उससे और उसका मन भी था मुझसे बात करने का। इसलिए सोचा कि थोड़ा जाकर उसे बैठकर बातें कर लूं। शायद कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। वैसे मुझे तो कुछ भी याद नहीं, पर फिर भी क्या पता, उसके बताने पर मुझे कुछ याद आए। मोक्ष ये कहते हुए राहत के चेहरे की तरफ ही देखे जा रहा था। वही मोक्ष की बातें सुनकर राहत के चेहरे पर हर पल एक्सप्रेशन बदल रहे थे। राहत के बदलते एक्सप्रेशन को देख मोक्ष मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी राहत गुस्से से मोक्ष की तरफ देखकर बोली, क्या कहा तुमने? तुम उस रोशनी के पास जा रहे हो? बहुत अच्छी लगने लगी है क्या वो? लगता है पसंद आ गई है। तभी तो इतने बेताब हो उसके पास जाने के लिए। ऐसा है क्या, मिस्टर मोक्ष रावत? मोक्ष राहत की तरफ देख अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए बोला, वैसे इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम सोच रही हो। देखने में ठीक ठाक है और वैसे भी पसंद नापसंद की तो कोई बात ही नहीं उठती। मैं तो सिर्फ एक फैमिली फ्रेंड की तरह उससे मिलने जा रहा था। तुम भी ना जाने मन कुछ भी सोचती रहती हो। आजकल तुम अपने दिमाग का कुछ ज्यादा ही यूज करने लगी हो। इसे ज्यादा यूज मत करो, वरना जो थोड़ा बहुत बचा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। मोक्ष की बातें सुन राहत की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो उसके कॉलर को पकड़ कर बोली, क्या कहा, दिमाग खत्म हो जाएगा? मैं अभी तुम्हें खत्म करती हूँ। बड़ी फ्रेंडली बातें करनी है ना, आओ मैं फ्रेंडली बातें करती हूँ तुम्हारे साथ। वो भी बहुत ही अच्छे से, और उस रोशनी के साथ अपने बचपन की यादें ताज़ा करना है। शायद तुम भूल रहे हो, मिस्टर मोक्ष रावत, की तुम रियल मोक्ष नहीं हो, बल्कि तुम कुछ और हो। राहत के ये बोलते ही मोक्ष तुरंत उसके मुंह पर एक उंगली रखा और बोला, शांत जाने मन, शांत, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा और सब बातें ऐसे नहीं बोलते, दीवारों के भी कान होते हैं। राहत तुरंत मोक्ष के हाथ को अपने मुंह पर से हटाए और गुस्से में बोली, बात मत बदलो, मैं कुछ बोली हूँ वो सुनो, और हाँ, दोबारा उस रोशनी का नाम लिया ना, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। लगता है तुम पुरानी राहत को भूल गए हो। अब मुझे अपना पूर्ण अवतार तुम्हें दिखाना ही होगा, मिस्टर पतिदेव। ये कहते हुए राहत गुस्से से मोक्ष को घूर जा रही थी। वही मोक्ष आंखें फाड़े राहत को देख रहा था, पर मन ही मन उसे बड़ी हंसी आ रही थी। मोक्ष धीरे से राहत के चेहरे की तरफ झुका और अपने भारी आवाज में बोला, क्या तुम जेलस हो रही हो उस रोशनी को लेकर? मुझे नहीं पता था जाने मन की तुम्हें भी जलन होती है। राहत के गाल गुस्से से लाल हो चुके थे। वो मोक्ष की बात सुन गुस्से में बोली, बकवास बंद करो, मुझे कोई जलन नहीं हो रही, समझे? मोक्ष ये सुनकर बोला, झूठ मत बोलो, जाने मन, तुम्हारे चेहरे पर साफ पता चल रहा है कि तुम्हें रोशनी से जलन हो रही है। ये तुम्हारे गाल, जो गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो गए हैं, और ये नाक, जो कि फूली हुई है, और आंखें, जो और भी ज्यादा बड़ी हो गई है।
ये सब साफ बता रहे हैं कि मेरी प्यारी सी क्यूट सी छोटी सी वाइफी अपने पति को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रही है। उसे जलन हो रही है। वो अपने पति के मुंह से किसी लड़की के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। सही कह रहा हूं ना मैं, जाने मन। मोक्ष की बात पर राहत उसकी तरफ गुस्से से देखी और बोली, हाँ, नहीं सुन सकती। वैसे अगर ये काम मैं करूं तो मैं भी किसी दूसरे लड़के को लाइन मारूं या उसकी तारीफ करूं तो शायद मेरे पति को बिल्कुल भी जलन नहीं होगी, राइट? मोक्ष एटीट्यूड के साथ बोला, ऑफ कोर्स, मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। राहत उसे घूरने लगी और बोली, सच में? तो ठीक है, मैं भी इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर किसी लड़के को ऑनलाइन डेट करने लगती हूँ। वैसे भले ही मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मेरी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई है और मेरा फिगर भी अच्छा है। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में लड़कों को पटा सकती हूँ। मोक्ष जब ये सुना तो वो गुस्से से राहत की तरफ देखने लगा। फिर उसकी तरफ झुकते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, खबरदार, जो तुमने ऐसा कुछ सोचा भी, जाने मन, मैं उस लड़के को जान से मार डालूंगा। अगर कोई मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अगले दिन वो कुछ देखने लायक नहीं बचेगा। मोक्ष के इतनी खतरनाक आवाज और उसके गुस्से भरी आंखों को देख राहत अंदर तक डर गई थी। डर से वो कांपने लगी थी। मोक्ष जैसे ही ये महसूस किया, वो तुरंत अपनी राहत को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। फिर धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने लगा। राहत ने कसकर मोक्ष की शर्ट को अपने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी सांसें अभी भी तेज तेज चल रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद के डर को कम किया। मोक्ष राहत को शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ, जाने मन, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। भला मैं अपनी जाने मन को कुछ कर सकता हूँ क्या? पर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही थी? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें लेकर कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकता। बांटना तो दूर की बात, मैं किसी के साथ देखना भी पसंद नहीं करूंगा। अगर कोई गलती से भी तुम्हारा नाम किसी के साथ जोड़ता है, तो जी चाहता है कि उस इंसान को इस दुनिया से गायब कर दूं। मोक्ष इस वक्त किसी साइको और सनकी आदमी की तरह बात कर रहा था। हालांकि राहत ये बात अच्छे से जानती थी कि मोक्ष उससे बहुत प्यार करता है, पर उसका ये जुनूनी रूप वो आज पहली बार देख रही थी। उसने तो सिर्फ मजाक किया था, पर उसका पति तो उसे लेकर सीरियस हो गया। कहीं न कहीं राहत को अच्छा भी लग रहा था ये जानकर कि उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। आखिर हर बीवी यही तो चाहती है कि उसका पति सिर्फ उससे प्यार करें, उसे लेकर प्रोटेक्टिव रहे, भूलकर भी उसके अलावा किसी और के बारे में ना सोचे। कुछ देर बाद राहत मोक्ष से अलग हुई और उसकी तरफ देखकर नाक फूलाते हुए बोली, और तुम जो बातें कर रहे थे उसका क्या? तुम तो उस रोशनी की तारीफें किए जा रहे थे और उससे बात करने के लिए जा रहे थे। तब ये नहीं सोचा कि मुझे कितना गुस्सा आएगा। मुझ पर तो अपना गुस्से निकाल लिए, अब मैं किस पर निकालूं? मोक्ष राहत के फूले हुए गाल पर हल्का सा पिंच किया और बोला, अपने पति पर निकालो जैसे मैंने तुम पर निकाला। हक बनता है यार तुम्हारा मुझ पर, तुम चाहो तो मुझ पर गुस्सा कर सकती हो, मुझे डांट सकती हो, मुझे प्यार भी कर सकती हो। ये कहते हुए मोक्ष के होठों पर एक नॉटी स्माइल थी। वही राहत अब मोक्ष की बातों का मतलब समझ गई थी। राहत उसके सीने पर हाथ रख उसे दूर करते हुए बोली, बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम गंदे हो, एक नंबर के बदतमीज इंसान हो। हर वक्त अपनी बीवी को डांटते रहते हो। इतनी स्वीट सी, प्यारी सी, क्यूट सी बीवी को कोई डराता है भला? मोक्ष राहत के छोटे से चेहरे को अपनी हथेली में लिया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, सॉरी ना बेबी, अब से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। पर तुम भी किसी और का नाम मत लेना। तभी राहत उसे घूरने लगी, तो मोक्ष बोला, ओग बाबा, मैं भी किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे भी तुम्हारे अलावा किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हारी जगह पर अगर कोई अप्सरा भी आकर खड़ी हो जाएगी ना, तो भी मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। राहत ये सुनते ही हंसने लगी और हंसते हुए बोली, क्या सच में? मोक्ष राहत को पका और बोला, हाँ बीवी, मैं सच कह रहा हूँ। राहत की आंखों में चमक आ गई और अगले ही पल वो मोक्ष के सीने से लग गई। मोक्ष भी अपने बाहों में उसे समेट लिया। इस वक्त दोनों के ही होठों पर स्माइल थी। वही कोई था जो दूर के पास खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। दोनों को ऐसे गले लगे देख उस शख्स की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। वहीं दूसरी तरफ मनिका कार्तिक के साथ रूम में आई, तो कार्तिक उसे आराम करने का बोल वॉशरूम की तरफ जाने लगा। तभी मनिका की आवाज सुन उसके कदम रुक गए।
मनिका कार्तिक की तरफ बिना देखे बोली, आपको नहीं लगता है कि ये लड़की थोड़ी अलग है? मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। कार्तिक मनिका की तरफ मुड़ा और बोला, किस लड़की की बात कर रही हो तुम? मनिका कार्तिक की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, कुछ तो है इस लड़की में, मुझे न जाने क्यों उसके अंदर से एक अलग ही नेगेटिव वाइब्स महसूस हो रही थी। कुछ तो चल रहा है उस लड़की के दिमाग में, उसकी बातें, उसकी नज़रें, जिस तरह से मोक्ष और राहत को देख रही थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ना जाने क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़की कुछ तो अपने मन में सोच रही है। बस कुछ गलत ना करें वो उन दोनों के साथ। कार्तिक मनिका के पास आया और बोला, क्या सोचे जा रही हो तुम बीवी? बताओ मुझे, किस लड़की की बात कर रही हो? कौन है वो लड़की जिसके बारे में तुम बातें कर रही हो? मनिका कार्तिक की बात सुन गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, बेवकूफ इंसान, भगवान कैसा पति दिया है आपने मुझे, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है इनके अंदर। अरे, और कौन सी लड़की? घर में अभी एक ही लड़की तो आई है। मैं उस रोशनी की बात कर रही हूँ, जो यहाँ पर इतनी सीधी सादी मासूम सी बन रही है। पर असलियत में वो कुछ और ही है। वो दिखती कुछ और है और उसके मन में कुछ और चलता है। आपको नहीं लगा कि वो लड़की दोहरी जिंदगी जी रही है? लोगों के सामने कुछ और मन में कुछ और। वो जैसी सभी को दिखती है वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। जरूर कुछ तो राज है जो छिपा हुआ है। मनिका की बात सुनकर कार्तिक को भी रोशनी का बिहेवियर याद आने लगा। उसे भी मनिका की बात सही लग रही थी। वो बोला, तुम सही बोल रही हो, बेबी, मुझे भी वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगी। जिस तरह से वो बातें कर रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, तुम इस चीज के लिए परेशान मत हो। जो भी होगा, पता चल जाएगा। तुम ये सब सोचकर स्ट्रेस मत लो। मनिका ये सुनकर बोली, मुझे बस अपनी बहन की चिंता है। बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी में खुशियां आई हैं। मैं नहीं चाहती कि उसकी खुशियां बर्बाद हो। किसी की बुरी नज़र उसकी खुशियों पर लगे। उन दोनों का प्यार हमेशा बना रहे। उन दोनों की जोड़ी साथ में बनी रहे। कार्तिक मनिका का हाथ पका और बोला, किसी की नज़र नहीं लगेगी, और मोक्ष है ना, वो राहत को संभाल लेगा। मुझे उसे पर यकीन है। वो अपनी जाने मन को कुछ नहीं होने देगा। कार्तिक के मुंह से जाने मन शब्द सुनकर मनिका के होठों पर स्माइल आ गई। वो इसी स्माइल के साथ कार्तिक की तरफ देखकर बोली, आपको नहीं लगता कि मोक्ष ऐसे खुलेआम सबके सामने छोटी को जाने मन बोलता है? कार्तिक तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, मुझे भला क्यों लगेगा, बल्कि मेरा बस चले तो मैं भी तुम्हें डार्लिंग बुलाऊं सबके सामने। मनिका ये सुन आंखें बड़ी किए बोली, क्या बोला आपने? डार्लिंग भूलकर भी मत बोलना, मुझे ये शब्द पसंद नहीं। तभी कार्तिक हल्की सी स्माइल के साथ बोला, अच्छा, तो मेरी बीवी चाहती है कि मैं तुम्हें किसी और शब्द से बुलाऊं। वैसे कौन सा हो सकता है, तुम खुद से ही पसंद करके बता दो। मैं तुम्हें उसी नाम से बुलाया करूंगा सबके सामने भी। मनिका कार्तिक की बात पर उसके सीने पर हल्का सा मारते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बीवी बुलाते हैं, वही बेस्ट है। तभी कार्तिक उसे छेते हुए बोला, नहीं, तुम बताओ मुझे, मैं किस नाम से बुलाऊं? मनिका बोली, मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है और आप मुझे परेशान मत करिए। आप जा रहे थे ना, वॉशरूम में जाए। कार्तिक ये सुनकर बोला, बिल्कुल भी नहीं, अब जब तक मेरी बीवी मुझे बता नहीं देती कि मैं उसे और किस नाम से बुलाऊं, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। ये कहते हुए कार्तिक मनिका की तरफ झुक रहा था। मनिका उसे पीछे की तरफ धकेल रही थी। इसी बीच मनिका बेड पर लेट गई और कार्तिक उसके बगल में आकर लेट गया। फिर प्यार से मनिका को पकड़कर अपनी बाहों में समेट लिया और बोला, चलो, बहुत थक गई हो, अब सो जाओ। मनिका भी कार्तिक के सीने से लगकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। कुछ ही देर में मनिका की गहरी सांस कार्तिक को अपने सीने पर महसूस हुई। वो नजरें झुकाकर देखा तो उसकी बीवी सो गई थी। वो धीरे से मनिका को पिलो पर लेटाया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। उसने जानबूझकर ये किया था, क्योंकि उसे पता था, जब तक वो अपनी बीवी को सुलाएगा नहीं, उसकी बीवी यही सब उल्टी सीधी बातें सोचकर परेशान होती रहेगी और इससे बच्चे और उस पर दोनों को ही प्रॉब्लम हो सकता है। वो मनिका को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और वॉशरूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ सरिता जी ने मीनाक्षी जी और रोशनी को उनका रूम बता दी थी। रोशनी अपने रूम में खड़ी चारों तरफ देख रही थी। ये एक छोटा सा रूम था पर साफ सुथरा था। वहां पर काफी चीज मौजूद थी। वो सब कुछ ध्यान से देखते हुए जाकर बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों की गहराइयां बती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने मोक्ष और राहत की करीबियां आने लगी। वो गुस्से में मुट्ठी बना ली।
उसे मोक्ष और राहत के रूम का सीन याद आने लगा, जब मोक्ष ने राहत को अपने बाहों में लिया था। असल में मोक्ष और राहत के रूम के बाहर कोई और नहीं, रोशनी खड़ी थी, जिसने उन दोनों को इस तरह से गले लगे देख लिया था। तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया था, पर रूम में आते ही उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो एक एक सामान को उठाकर जमीन पर पटकते हुए बोली, मोक्ष, तुम मेरे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। बड़ी मेहनत की है मैंने तुम्हें पाने के लिए, ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। भले ही तुम्हारी शादी उस राहत से हो गई है, भले ही उसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा हो, पर असली बीवी तुम्हारी मैं कहलाऊंगी और तुम्हें मेरा होना होगा। चाहे मर्जी से या फिर जबरदस्ती से, क्योंकि मैं जिस चीज को पाना चाहती हूँ, उसे पाकर रहती हूँ। रोशनी खुराना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, जो हार मान जाए। रोशनी खुराना वो है, जो अपनी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर वो चीज आसानी से मिल गई, तो ठीक, वरना मैं उस चीज को छीनने में विश्वास रखती हूँ। तुम्हें भी मैं राहत से छीन लूंगी, मोक्ष। ये कहते हुए रोशनी एकदम से तेज तेज पागलों की तरह हंसने लगी। रोशनी की हंसी बहुत ही खतरनाक थी और उसकी खतरनाक हंसी पूरे रूम में गूंज रही थी। अगर कोई यहाँ होता, तो उसकी खतरनाक हंसी सुनकर डर से ही उसे हार्ट अटैक आ जाता। कुछ देर बाद, रोशनी बेड पर से उठी और जाकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। वो अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक खुद को देखने लगी। उसने इस वक्त सिंपल सा सूट पहन रखा था। वो अजीब सा मुंह बनाए और बोली, इन कपड़ों के पीछे भी सिर्फ तुम हो, मोक्ष, तुम्हारे लिए ही मैंने खुद को बदल दिया है। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, पर सिर्फ तुम्हारे लिए मैं मासूम, प्यारी, क्यूट सी लड़की बनकर आई हूं, ताकि तुम मेरी तरफ देखो। पर फिर भी तुम उस राहत की तरफ देख रहे थे। ये तो गलत बात है ना, मोक्ष, तुम उस राहत से इतना अटैच कैसे हो सकते हो। तुम्हें तो मेरी तरफ देखना चाहिए। मैं तो उस राहत से कई गुना ज्यादा खूबसूरत हूँ। ये कहते हुए रोशनी अपने चेहरे पर उंगलियां घुमा रही थी। उसका चेहरा गोरा बेदाग था। उसे ऐसे देखकर कोई भी लड़के पागल हो जाते, पर मोक्ष ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। ये बात रोशनी को हजम नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद, वो अपने दुपट्टे को एक साइड रखी और मिरर के सामने बैठकर होठों पर लिपस्टिक लगाने लगी। फिर हल्की स्माइल के साथ बोली, कोई बात नहीं मोक्ष, तुम्हें तो मेरा होना ही होगा। मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी और हाँ, तुम्हें उस राहत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उससे तो मैं तुम्हें आसानी से छुटकारा दिला दूंगी। ऐसी मौत दूंगी, जिसमें दर्द तो नहीं होगा, पर उसे इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, रही बात तुम्हारे बच्चे की, तो उस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगी। हम दोनों उसके मम्मी पापा होंगे और मैं कभी भी उससे नफरत नहीं करूंगी। बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसे भी प्यार करूंगी। ये कहते हुए रोशनी बालों को पीछे की तरफ झटकी और उठकर बेड पर जाकर लेट गई। उसकी निगाहें सीलिंग की तरफ थी, पर उसकी आंखों के सामने बस मोक्ष का चेहरा घूम रहा था। वो किसी पागल लड़की की तरह दिखाई दे रही थी। इन सब बातों से अनजान मोक्ष और राहत एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो रहे थे। वहीं रात के करीब 11:00 बजे एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड हुई। फ्लाइट में से एक लड़की बाहर निकली। उसने लॉन्ग स्कर्ट और शॉर्ट टॉप पहन रखा था। अपने बालों को कल कर रखी थी। पैरों में हाई हील्स पहने हुए वो लड़की अपने एक हाथ में ट्रॉली बैग लिए तेजी से चलते हुए एयरपोर्ट से बाहर आई। वो जैसे ही बाहर आई, उसके सामने एक कार आकर रुकी। वो लड़की उस कार की तरफ देखी और अगले ही पल, कार की बैक सीट का दूर ओपन कर कार में जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जैसे ही वो लड़की कार में बैठी, एकदम से एक आदमी ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो उस आदमी के गले में अपने दोनों बाहें डालकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे लेने यहाँ तक आ जाओगे। पर कोई बात नहीं, अच्छा लगा ये देखकर। तभी वो आदमी बोला, तुम्हारे लिए इतनी बेकरारी है कि एक सेकंड की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा लगा बेबी कि तुम आ गई। अब हम दोनों पहले की तरह एंजॉय करेंगे। तभी वो लड़की उस आदमी के गले लग गई। गले लगते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और उसकी आंखें सख्त हो गई। उसकी पकड़ उस आदमी की शर्ट पर कस गई थी। वो खतरनाक आंखों के साथ मन में बोली, मैं यहाँ आई हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए। रावत खानदान अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। ये कहते हुए उस लड़की के चेहरे पर सख्त भाव आ गए थे। कुछ देर बाद, वो लड़की उस आदमी से अलग हुई। तभी उसका फोन बजने लगा।
उस लड़की ने अपने पर्स में से फोन निकाला और उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देख उस लड़की के होठों पर स्माइल आ गई। वो तुरंत कॉल पिक की, तो दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई, मीरा बेटा, पहुंच गई। वहां पहुंचने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बेटा? वो लड़की, जिसका नाम मीरा था, वो मुस्कुराते हुए बोली, नो मॉम, मैं आराम से पहुंच गई थी और मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहले से ही कार मौजूद थी। इसलिए आप बिल्कुल भी मेरी चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत मुंबई पहुंची है। दूसरी तरफ से उस औरत ने एक गहरी सांस निकाली और बोली, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। तुम्हें पता है ना, परेशानियां जब आती है तो बहुत सारे दुखों को भी लेकर आती हैं। इसलिए तुम ऐसा कभी कुछ मत करना बेटा, जिससे तुम्हारी माँ को तकलीफ पहुंचे या फिर तुम्हें कोई चोट लगे। मीरा अपनी माँ की बातें ध्यान से सुन रही थी और बोली, डोंट टी वरी मॉम, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं मीरा बजाज हूँ, कोई मामूली लड़की नहीं जो कुछ भी उल्टा सीधा करें। मैं सब कुछ सोच समझ कर करती हूँ और आप चिंता मत कीजिए, आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। बहुत जल्द आपकी बेटी आपको गुड न्यूज देगी। ये कहते हुए मीरा ने तुरंत कॉल कट कर दिया। वही उसके बगल में बैठा हुआ आदमी मीरा के हाथों को पका और बोला, वाओ बेबी, व्हाट अ कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। मीरा मुस्कुराते हुए उस आदमी के तरफ देखी और बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोली, अभी तो तुमने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखा ही नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें मेरा एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। तभी वो आदमी मीरा को अपने पास पका और बोला, मैं भी चाहता हूं कि मैं तुम्हारा वो अलग रूप देखूं। उस आदमी के बोलने का तरीका कुछ अलग ही था। मीरा उसकी बातों को समझ गई और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो अपनी एक उंगली को उस आदमी के चेहरे पर घुमाते हुए बोली, हाँ, क्यों नहीं बेबी, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ। रात में सभी डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। मीनाक्षी जी भी अपनी बेटी के साथ वहां पर इस वक्त सिर्फ सरिता जी, मिस्टर रावत, दादाजी और दादी जी बैठे थे। रोशनी इधर उधर देखने लगी। मीनाक्षी जी को देखकर सरिता जी बोली, अरे मीनाक्षी, आ गई, आओ बैठो। मैंने आज तुम्हारी पसंद का डिनर बनवाया है। मीनाक्षी जी जाकर सरिता जी के बगल वाले चेयर में बैठ गई। तभी मीनाक्षी जी की नजर अपनी बेटी पर गई, जो कि अपनी जगह पर खड़े होकर चारों तरफ देख रही थी। मीनाक्षी जी बोली, रोशनी बेटा, आओ बैठो। रोशनी अपनी मॉम के बोलने पर उनके बगल में आकर बैठ गई। पर वो अभी भी बार बार अपनी नजरें इधर उधर घुमा रही थी। उसकी नजरें सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। तभी सरिता जी मीनाक्षी जी से बोली, देखो मीनाक्षी, मैंने तुम्हारे लिए आज कोफ्ता बनवाया है। तुम्हें तो कोफ्ता बहुत पसंद है ना? मीनाक्षी जी मुस्कुराए और बोली, तुझे आज भी याद है मेरी पसंद नापसंद? सरिता जी होठों पर मुस्कुराहट लिए बोली, हाँ, क्यों याद नहीं रहेगा? आखिर एक ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और वो है तू। अब तू ही बता, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? मीनाक्षी जी खुश हो गई कि उनकी दोस्त भूली नहीं है उन्हें। सभी खाने लगे, लेकिन रोशनी चुपचाप बैठी थी। ये देखकर सरिता जी बोली, अरे रोशनी बेटा, आप कुछ क्यों नहीं खा रहे हो? रोशनी सरिता जी की बात सुनकर बोली, पर आंटी जी, अभी सब लोग तो नहीं आए हैं। सबको आ जाने देते हैं, फिर शुरू करते हैं। रोशनी के ऐसे बोलने पर मीनाक्षी जी भी बोली, हाँ सरिता, तुम्हारे दोनों बेटे और बहू तो आए नहीं है। रोशनी भी अब सरिता जी की तरफ देखने लगी। तभी सरिता जी बोली, वो मेरी दोनों बहू को डॉक्टर ने ज्यादा चलने से मना किया है ना, इसलिए मैं उनका लंच डिनर सब कुछ उनके रूम में ही भिजवा देता हूँ। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पता है ना, आखिर खानदान का वारिस आने वाला है, तो ऐसे में एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत ले आती है। सरिता जी की बातें सुन जहां मीनाक्षी जी मुस्कुराए, वही रोशनी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना दी। वो तो यहाँ ये सोच कर आई थी कि उसे मोक्ष का चेहरा देखने को मिलेगा और वो मोक्ष के साथ कुछ पल साथ में बिताएगी। पर मोक्ष तो डिनर करने आया ही नहीं। एक तो अपनी लवली वाइफ के साथ रूम में ही डिनर कर रहा है। ये बात रोशनी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एकदम से उसकी आंखों के सामने मोक्ष और राहत का चेहरा आने लगा, जिसमें मोक्ष राहत को अपने हाथों से डिनर खिला रहा है और राहत बड़े ही प्यार से उसे देखते हुए डिनर एंजॉय कर रही है। दोनों साथ में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये सब महसूस करते ही रोशनी का गुस्सा बनने लगा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी जाकर मोक्ष को लेकर डाइनिंग टेबल पर आए। रोशनी को अभी भी बैठा देखकर सरिता जी बोली, क्या हुआ रोशनी बेटा, आपने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? तभी रोशनी एकदम से खड़ी हो गई।
अचानक से रोशनी को ऐसे खड़े होते देख सभी चौंक गए। मीनाक्षी जी बोले, क्या हुआ रोशनी, तुम ऐसे अचानक से खड़ी क्यों हो गई? बैठो और डिनर कर लो। रोशनी मीनाक्षी जी की तरफ देखकर बोली, मॉम, मुझे भूख नहीं लगी है। मैं बाद में खा लूंगी, जब मुझे भूख लगेगी तो। अपनी बात बोलते हुए रोशनी तुरंत ही वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वही सभी रोशनी को ऐसे जाते देख थोड़ा हैरान थे कि अगर रोशनी को भूख नहीं लगी थी, तो वो यहाँ आई क्यों थी? मीनाक्षी जी धीरे से बड़बड़ाई, इस लड़की को हो क्या गया है? ये इतनी अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रही है? वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से उनकी बेटी को क्या हो गया है। आखिर रोशनी क्यों इस तरह से अजीब बिहेव कर रही है? क्या मोक्ष और राहत रोशनी के इरादों को समझ पाएंगे? आखिर रोशनी क्या चाहती है और वो क्या करने वाली है? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहें मेरे स्टोरी।